जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज कल हम लोग जो पढ़े थे रोग एवं उपचार, उसका एक पार्ट बच गया था। तो आज दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे आप सभी को साइंस की क्लास और आधुनिक इतिहास यानी कि एनसीईआरटी महेश बड़वाल की पूरी बुक की क्लास आपको मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ। और इसका पीडीएफ आपको सभी क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो टीचिंग विद सुशील है। और इस टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ से आप जा करके विजिट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका ये, कह रहा कि बाइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो बाइट्स रोग होता है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गुर्दा होता है। उससे कौन सा रोग प्रभावित होता है भाई, तो गुर्दा होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है क्या, सिलिकोसिस क्या है, तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस क्या है, तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है सिलिकोसिस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली होती है। किसकी कमी से, तो जिंक की कमी से। जो मक्का में सफ़ेद कली होती है वो जिंक की कमी से होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सफ़ेद कीट्स किस फसल का रोग है। जो सफ़ेद कीट्स है वो कौन से फसल में लगते हैं, तो सरसों में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई, बीमारी, फसलों की बीमारी और जो उसके वायरस हैं यानी कि जो भी है बीमारी का नाम है, तो उससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे सफ़ेद कीट्स जो सफ़ेद कीट्स है किस फसल का बीमारी है, किस फसल का रोग है, तो सरसों का है। और आलू में कौन सा रोग होता है, गन्ने में कौन सा रोग होता है, गेहूं में कौन सा रोग होता है। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसको अपने ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला। कह रहा कि पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है। अब देखिए आगे ना, पायरिला किस में लगता है, तो गन्ने में लगता है। और सफ़ेद कीट सरसों में लगता है। चलिए, और खैरा रोग जो होता है वो आलू में लगता है। तो आप ये सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला। करा कि भिंडी में पीतवर्ड सीरा रोग किस कारण होता है। तो भिंडी में कौन सा रोग होता है, तो पीतवर्ड। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो पीतवर्ड रोग होता है किस फसल में होता है, तो भिंडी हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया, मतलब ढेर सारा ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये जब एक बार पढ़े रहेंगे तब आपको पता रहेगा कि भिंडी में पीतवर्ड सीला रोग बीमारी होती है, जो सफ़ेद मक्खी से होती है। जो छोटे छोटे सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न होता है। चलिए आ जाते हैं अगला। करा कि खसरा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी जो खसरा रोग है वो एंटीबायोटिक द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी ठीक नहीं किया जा सकता है। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो हेपेटाइटिस के लिए। जो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन होता है वो हेपेटाइटिस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रानीखेत रोग, अब ये किसका बीमारी है, रानीखेत रोग तो मुर्गियों से संबंधित है। जो रानीखेत रोग है ये मुर्गियों से संबंधित है। तो ये जो रोग है और किससे संबंधित है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप वहाँ गूगल पर जा कर के देखेंगे तो वहाँ से ढेर सारा आपको चार्ट मिल जाएगा कि बीमारी और उससे संबंधित जो फसल है या पशु है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो 100% तय रहता है कि एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाता है ये बीमारी वाला। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि गेहूं में लगने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। अब गेहूं में कौन कौन सा रोग लगता है भाई, तो इसमें देखिए क्या लगता है, काला कीट और स्मट लगता है। तो गेहूं में दो रोग लगते हैं, रानीखेत रोग मुर्गी से होता है। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। अब धान में क्या होता है, देखिए धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा।
हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है। तो ये धान का है। तो यहाँ से देखिएगा करा कि फिर से धान का टुगरो विषाणु क्रम किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है। अब देखिए बर्ड फ्लू H5N1, जो बर्ड फ्लू है यानी कि H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। तो जो बर्ड फ्लू होता है वो किसके कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो बर्ड फ्लू है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, अब इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा आज की क्लास में। जो बर्ड फ्लू होता है वह किसके कारण होता है, तो H5N2 जो विषाणु है, जो इन्फ्लुएंजा होता है जो विषाणु के कारण होता है बर्ड फ्लू। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद। जो BCG का टीका होता है और नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। पशु में कुछ रोग हैं, रोग के नाम है और रोग के लक्षण भी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब रोग कौन सा है भाई, कह रहा है कॉक्सीडियोसिस। अब ये एक रोग का नाम है। अब इसकी पहचान क्या होता है, रक्तस्रावी, अंतःशोथ या खूनी पेचिश, ये सब पहचान है किसका, कॉक्सीडियोसिस का पहचान है, यदि ऐसा आपको लक्षण दिखाई देता है तब। और अगला रोग का क्या नाम है, बबेसियसिस। ये तीव्र ज्वर होता है और रक्त अल्पता के लक्षण होते हैं इसके। तीव्र ज्वर, ज़्यादा बुखार आ जाएगा तो आपको बेबीसियसिस यानी कि जो पशु हैं उसमें बेबीसियसिस रोग हो जाता है। अगला क्या है, थिलेरियोसिस, ये बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि तीव्र ज्वर हो जाएगा, वाह लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका थिलेरियोसिस बीमारी होती है। और एक बीमारी होती है आपका, तो ये सब किससे संबंधित है, ये सब पशुओं से संबंधित बीमारियां। ये सब बीमारियां किससे संबंधित हैं, तो पशुओं से हैं। कहा कि एनाप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश होता है। लाल रक्त कणों का विनाश होने लगता है इस बीमारी में। इस बीमारी में लाल रक्त कणों का विनाश होने लगता है। ट्रिप्नोसोमियासिस, ये ज्वर मतलब बुखार और रक्त इसके लक्षण होते हैं, यानी बुखार आएगा आपको, ये सब होगा। अब करा कर ट्राइकोमोनिएसिस, गर्भपात और बंध्यता होता है। ये आपका रोग होता है जो ट्राइकोमोनिएसिस, ये बीमारी होती है, ये सब पशुओं में होता है। तो आप इसको यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, कहा कि विषाणु द्वारा जनित रोग है। अब विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, अब यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखिएगा, इसको मत भूलिएगा आप लोग। कह रहा है कि जो रोग है और विषाणु कारक है विषाणु के, जो छोटी माता होती है किससे संबंधित है, तो विषाणु द्वारा होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो छोटी माता होती है वो कौन सा बीमारी किसके द्वारा होता है, तो विषाणु द्वारा होता है। और कौन सा विषाणु है, तो वेरिसेला वायरस है। कौन सा वायरस है ये, तो वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। और खसरा भी आपका विषाणु द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ये मोरबिली वायरस है, इसका जो नाम है आपका क्या है, मोरबिली वायरस। यानी विषाणुओं द्वारा जो होने वाले रोग हैं, आप यहाँ से इसको बना लीजिएगा एक चार्ट। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा। तो तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देखिएगा, छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक और आपका जननांग, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, और कौन सा है भाई आगे, गलसुआ, जेनाइड हार्पिस, डेंगू, कोविड-19, ये सब किससे, सब वायरस से होने वाली बीमारी है। ये सब किससे है, वायरस यानी कि विषाणु द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। तो अब इनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि ये जो बीमारी है किससे उत्पन्न होती है, यानी कि किसके द्वारा जनित होते हैं, तो जीवाणु के, विषाणु के, प्रोटोजोआ के। तो पहले ये चीज़ आप कंफर्म करिएगा। और इसका जो ये विषाणु दिए हुए, जो विषाणु के नाम दिए, ये नहीं याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये विषाणु से होते हैं ये आपको याद होना चाहिए।
बात इस समझ रहे हैं ना आप लोग। कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से। ये ऑप्शन मिल जाते हैं 3 आपको। तो ये पता होना चाहिए कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछा जाता है। और ये जो नाम दे दिया है यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी रखिए दिमाग में। लेकिन ये जरूर रखिए कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा कि छोटी माता वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है, खसरा मोरबली वायरस के द्वारा होता है, पोलियो वायरस होता है, रेबीज वायरस के द्वारा होता है, चेचक बेरिओला वायरस के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ से जो पोलियो और रेबीज को तो याद करने वाली बात है नहीं, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस। अब देखिए जननांग हर्पिस ये जो बीमारी होती है ये हर्पिस वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हर्पिस वायरस के द्वारा होता है। अब आ जाते हैं आगे, अगला क्या आ जाता है आपका एड्स कौन सा वायरस के होता है, उसका नाम क्या है? HIV यानी कि ह्यूमन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, कई बार पूछा है HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी इसका जो होता है ये एड्स वायरस के द्वारा होता है। और इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा, ये मैक्सोवाइस इन्फ्लुएजाई के द्वारा होता है, इन्फ्लुएजाई के द्वारा होता है। गलसुआ जो रोग होता है वो मम्प्स वायरस के द्वारा होता है। जेनाइटल हर्पिस, ये सिमलैक्स वेजिलेसिस, नाम तो खतरनाक है भाई, सिमलैक्स वेजिनेलिस, ये जो ये वायरस है इनके द्वारा होता है। और डेंगू वायरस के द्वारा होता है। कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा होता है, ये भी करंट में चल रहा है, सभी को पता है कोविड-19 कोरोना वायरस का होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि जो भी बीमारी हैं, कौन सा जीवाणु से हो रहा है, कौन सा विषाणु से हो रहा है, कौन सा प्रोटोजोआ से हो रहा है, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं, करा कि यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। देखिए अभी ये पूछ दिया ना, यकृत शोथ जो होता है कैसा रोग होता है? तो विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन ढेर सारा बन जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? विषाणु जनित रोग है। जो यकृत शोथ है वह विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट, क्या कहते हैं उसको? वेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है। किसको करता है? रुधिर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का। जो ग्लाइकोमा है वो नेत्र अंग का रोग है, यानी कि ग्लाइकोमा किससे संबंधित है? तो आँखों से। पोलियोमाइटेलाइटिस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। अभी पोलियो की बात हुआ तो विषाणु से होता है, कन्फर्म हुआ आपको, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। पोलियोमाइलेटाइटिस किसके द्वारा होता है? तो विषाणु से होता है। रक्त में RH क्या है? तो प्रतिजन है। RH फैक्टर क्या है? प्रतिजन है। सबसे पहले बंदर में मिला था, ये आप याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा कि कोरोना वायरस एवं कोविड-19 इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कोरोना वायरस के बारे में। कह रहा कि कोरोना वायरस ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकता है। तो ये एक बीमारी है जो श्वसन संक्रमण है, और ये सामान्य जुकाम से स्टार्ट होता है और मर्स और सार्स तक हो सकता है। तो ये है आपका कोरोना वायरस। चलिए बाकी कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में ऐसी बीमारी हुई है जो हम लोग सब लोग देख रहे हैं। चलिए आ जाते हैं अगला। कह रहा कि कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है। जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहर के आक्रमणकारी को नष्ट करती है, जबकि T
टी कोशिका, सॉरी ये बी कोशिका है, मैंने एक क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, ये बी कोशिका है और टी कोशिका और बी कोशिका। देखिए जो बी कोशिका होती है कोशिका के बाहर के आक्रमणकारी को नष्ट करती है, टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से कह रहा है कि जो बी कोशिका है कोशिका के बाहर आक्रमणकारी को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिका को नष्ट करती है। तो ये आप यह ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए आ जाते हैं कोविड-19। कह रहा है कि वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसमें विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 से। तो ये करंट में भी आपका काम कर सकता है, ये कि कब हुआ, कैसे हुआ, कितने दिन से स्टार्ट हुआ, तो आप इसको पढ़ेंगे तो करंट का भी काम करेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। कह रहा है कि कोविड-19 के जो लक्षण हैं इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। कोविड-19 के जो लक्षण हैं, कह रहा है कि सामान्य लक्षण बुखार आएगा, सूखी खांसी आएगी, थकान महसूस होगा, और जो कम सामान्य लक्षण होते हैं सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, नेत्र श्लेष्म, कलाशोथ आदि, ये सब इसके क्या होते हैं, कम लक्षण होते हैं। अब इनका उपचार क्या है, कोविड-19 का उपचार। अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बन पाया है। यद्यपि विश्व भर में अनेक टीके अंतिम चरण में हैं, इसलिए इससे बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। आगे देखिएगा। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनका आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ये भाई कोरोना के बारे में आप सभी लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सुशील में मिल जाएगा, या तो फिर उसका लिंक मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, वहाँ पे जाकर के ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे आ रहा है कोविड-19 से बचाव के उपाय। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना, अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। पहला बचाव इसका यही है कि आप दूरी बनाइए। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उपाय। तीसरा करा, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो आप सभी को पता है। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये तो कोई नहीं कर सकता, बाकी उधर सभी लोग कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगला, अब देखिए, अभी हम लोग जीवाणु अब पढ़ेंगे। अभी विषाणु जनित रोग पढ़े थे, अब जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। आप लोगों से मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसको एक जगह नोट से बना लीजिएगा। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, यह 100% तय है।
चलिए जीवाणु जनित रोग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कह रहा कि रोग, ये रोग के नाम है और कारक। अब देखिए हैजा, हैजा क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, टिटनेस, टाइफाइड, ये सब क्या है? आपके जीवाणु जनित रोग है। प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये सब जो बीमारियां हैं सब जीवाणु जनित होते हैं। तो आप इसको एक तरह से, अब यहाँ का ये जो वायरस है, ये जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया, इनको आप नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जीवाणु से होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। तो एक तरफ रोग और जीवाणु जनित, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि ये सब जीवाणु से होने वाले रोग, इतना रख लीजिए। विषाणु से होने वाले रोग उसको लिख लीजिए, ताकि आपको याद हो जाए कि विषाणु से कौन सा होगा, जीवाणु से कौन सा होगा। चलिए आ जाते हैं अगले। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, हैजा कौन से जीवाणु से होता है। चलिए देखिए, कह रहा कि जो ये रोग है हैजा, हैजा क्या है? विब्रियो कोलेरी रोग जीवाणु से होता है। किसके? विब्रियो क्लोरी। और डिप्थीरिया जो रोग होता है ये कारी बैक्टीरियम डिप्थेराई, डिप्थेरियाई, ये इसके द्वारा होता है। जो क्षय रोग होता है, जो ये क्षय रोग होता है, उसके जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग होता है, ये भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी होता है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी होता है। आगे कह रहा है कि टिटनेस, ये क्या होता है भाई? क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। अगला जाते हैं टाइफाइड। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है भाई? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से होता है, ये जीवाणु का नाम है। जो फ्लेग है, इसके जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु का नाम है। और काली खांसी बोर्डीटेला पार्टूसिस। निमोनिया, इसके जीवाणु का नाम डिप्लोकोकल न्यूमानी, कोकल न्यूमानी, ये जीवाणु का नाम है। गोनोरिया, जो गोनोरिया बीमारी होती है, ये किससे होता है भाई आपका? तो नीसेरिया गोनोहरोई, गोनोरहोई। और सिफिलिस, सिफिलिस जो बीमारी होती है, इसके जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। और ये लास्ट जो है आपका सुजाक, ये जो सुजाक बीमारी है, ये गोनोकासस, गोनोकाक्स काकस गोनोरहोई, गोनोरहोई, ये जो जीवाणु है उनके नाम है। तो मैं आपके जीवाणु के नाम याद करने के लिए तो नहीं प्रेशर दे रहा हूँ, आप याद करिए और अच्छी बात है, लेकिन जीवाणु से होने वाले रोग अलग याद रहना चाहिए, विषाणु से होने वाले रोग अलग याद रहना चाहिए। अगला देखिए, अब आ गया ये, इसको अभी फसल से संबंधित मैंने बता रहा था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। कह रहा कि टिक्का रोग किस में होता है? अब टिक्का रोग किस फसल से होता है? तो ऑप्शन में देगा धान, मूंगफली, गेहूँ, सरसों, सभी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ से आपको बन जाएगा क्या? मूंगफली। जो टिक्का रोग होता है किस में होता है? मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में होता है। अगला है कह रहा कि हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस के द्वारा। जो हाइड्रोफोबिया होता है वो रेबीज के द्वारा होता है। अभी हाल ही में किसी कबड्डी खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ है, रेबीज, तो ये रेबीज वायरस के द्वारा होता है। खसरा किस संक्रमण के कारक होते हैं? तो विषाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये भी किससे होता है? विषाणु से होता है। तो भैया आप लोग विषाणु और जीवाणु अलग अलग करके लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले। कह रहा है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? कोर्टिकोलस। क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग, जो खैरा रोग होता है किसके कारण होता है भाई? तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। तो खैरा रोग होता है किस में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो खैरा रोग होता है वह
किस में होता है, किस फसल में होता है? आप लोग इसको जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। जो लाल रस्ट रोग होता है, देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि लाल रस्ट रोग किस में होता है? तो पहली बात चाय में होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। और तीसरा क्वेश्चन कि चाय में कौन सा रोग होता है? तो लाल रस्ट रोग होता है। तो ये 3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्वयं से क्वेश्चन बनाइए और स्वयं से पूछिए, और आप स्वयं से करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप बना करके इसको रख लीजिएगा। अगला आता है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। जो नींबू का कैंकर रोग होता है किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। जो यकृत है, जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वो यकृत इसका चूषण कर लेता है। चलिए, काला जार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है। काला जार का संचार सिकता मक्खी से होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ये तीनों लगाए जाते हैं काली खांसी के बचने के लिए शिशुओं को, जिसे हम लोग ट्रिपल भी बोलते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। और आनुवंशिकी के जनक कौन है भैया? ये तो कई बार पूछा हुआ। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। और सूक्ष्म जैविक के जनक लुई पास्चर, जैविकी के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग। अब यहाँ से प्रोटोजोआ, अब तीनों आपको मिल जा रहा है भाई। अब आप लोग इसको एक जगह कर करके अब इसको पढ़ लीजिएगा और इसको याद करिएगा। अब कौन सा रोग किससे संबंधित है? अब मलेरिया किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया जो होता है आप किससे होता है? इसको देखिएगा, मलेरिया किससे होगा भाई? तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होगा। किससे होगा भैया? प्रोटोजोआ से होगा। इसके कारक का नाम क्या है? इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और एमीबिएसिस, ये एंट अमीबा सिमलैक्स के द्वारा होता है। और कालाजार लिम्सेमिनिया यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है, जो कालाजार होता है। पायरिया आप सभी लोग जानते होंगे, जो पायरिया होती है दांतों में, यानी कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस के द्वारा होता है, जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। सोने की बीमारी, लोग बहुत सोते हैं, उनको सोने की बीमारी होती है, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपेनोसोमा, बहुत ज़्यादा नींद होती है, उनको सोने की बीमारी होती है, कभी भी बैठे रहेंगे सोना शुरू कर देंगे। तो ये ट्रिपेनोसोमा होता है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। चलिए और आगे कौन सा क्वेश्चन कर रहा है कि फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। जो कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक होते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है? तो फुफ्फुस धूलिमयता, धूल है तो धूलिमयता, आप इसको याद रखेंगे, कोयले में रहेंगे धूल उड़ेगा, धूलिमयता बीमारी होती है। तो फुफ्फुस धूलिमयता बीमारी होती है कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को। चलिए आ जाते हैं आगे। अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा कृमि जनित रोग हैं। अब कृमि जनित रोग, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। कारा की रोग है और ये कारक हैं। फाइलेरिएसिस, ये किसके द्वारा होता है? तो वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई बुर्गिया तिमोरी, ये भाई इसके कारक हैं। और टीनिएसिस जो होता है टीनिया सोलियम के द्वारा होता है। एस्कोरिएसिस, ये स्केरिम
लुब्रिकाइडिस के द्वारा होता है। अब कवक द्वारा जनित रोग, अब देखिए भाई कवक द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया भाई, कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है, इसको ध्यान में रखिए, कौन कौन सा कवक से होता है। तो एथलीट फूड, खाज, खुजली, दाद, ये सब किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। तो एथलीट फूड कौन सा होता है, एथलीट फूड के लिए कारक होते हैं वो कौन है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये जो होते हैं आपके कवक द्वारा होते हैं एथलीट फूड। और खाज, जो खाज होता है एकरेस स्केबिज कवक के द्वारा फैलता है। और ये दाद जो होता है ये होता है ट्राइकोफाइटोन फाइटोन के द्वारा होता है। ये सब किसके होते हैं, तो कवक के होते हैं। ये सब किसके होते हैं, कवक से होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कवक से कौन सा हो रहा है, प्रोटोजोआ से कौन सा हो रहा है, विषाणु से कौन सा हो रहा है, जीवाणु से कौन सा हो रहा है। अब पौधों में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। अब इसको, अब आलू में कौन सा लग रहा है, आलू का पूर्व अगमारी, मूंगफली में, गन्ना में, गेहूं में, ये सब जितने भी बीमारी हैं प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फसल से तंबाकू में मोजैक रोग, आलू का मोजैक रोग, ये सब इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसको PDF लेकर के ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको बहुत सहायता करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको अपलोड करा दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये चैप्टर आज समाप्त हो गया और जीव विज्ञान मेरा समाप्त हो गया। अब हम लोग कल इसका विविध पढ़ लेंगे, तो विविध भी समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे रासायनिक विज्ञान पे। तो ऐसे हम लोग का विज्ञान का पाठ पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, अब आपकी मर्जी है, आप लोग जिस चैप्टर को कमेंट करेंगे वही चैप्टर स्टार्ट किया जाए। जो भी सब्जेक्ट कहेंगे वही, चाहे आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, चाहे तो फिर राजस्व व्यवस्था, जो भी है, संविधान, जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं प्लीज़ भाई, आप लोग कमेंट कर दिया करिए आपको क्लास कैसी लगी और आपको कितना हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।